द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित 0.5% रिपो रेट का जो इंक्रीज किया है 30 सितंबर को और इसके आगे वो क्या करने वाले हैं, इसका इम्पैक्ट हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे कैसे होगा और बैंकिंग स्टॉक्स पे इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। 50 बेसिस पॉइंट रिपो रेट इंक्रीज करके रिपो रेट ऑफ 5.90 कर दिया। आगे भी मार्च 23 तक 6.5% तक रिपो रेट को लेके जाने की उम्मीद हम देख रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा जो कमेंट्री दी गई उसके हिसाब से इसका सीधा सीधा सबसे पहला हमारी इन्वेस्टमेंट पे जो मतलब है, पहले उसे समझते हैं। जितनी भी एफडीज हमने बनानी है या रिन्यू करनी है वो अगले 6 महीने तक हमें लॉन्ग टर्म नहीं बनानी है, शॉर्ट टर्म 4 महीने 6 महीने तक बनाएं, क्योंकि जो एफडी का रेट हमें आज मिल रहा है वो उससे काफ़ी अच्छा रेट हमें मार्च 23 में मिलेगा। उसके 2-3 और कारण भी हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि ये रिपो रेट इंक्रीज हो रहा है, बाकी कारण भी हैं, वो भी हम समझते हैं। दूसरा, जो हमारे लोन्स हैं उसकी ईएमआई सीधे सीधे बढ़ जाएगी और मार्च तक बढ़ती रहेगी, हमें उसके लिए तैयार रहना है। एचडीएफसी ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 50 बीपीएस अपना जो ईबीएलआर है उसे बढ़ा दिया है और क्योंकि तकरीबन 50% पोर्टफोलियो जो लोन्स हैं वो ईबीएलआर के साथ, रिपो रेट के साथ लिंक्ड है, तो सीधे सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो हमें मार्च 23 तक ईएमआई में इंक्रीज एक्सपेक्ट करके चलें, चाहे हमारे एग्जिस्टिंग लोन्स हैं चाहे वो नए लोन लें, उस पर बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो कमेंट्री है इसका बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। 50 बीपीएस इंक्रीज रिपो रेट में, बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा ऊपर जाएंगी लेकिन एडजस्ट हो जाएंगी क्योंकि लिक्विडिटी सिस्टम में काफी कम है। बॉन्ड्स पे बैंकों की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम हो चुकी है, जो है वो उन्होंने अपनी सीआरआर एसएलआर को मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम रखना होता है उतना रखा हुआ है, क्योंकि जो लिक्विडिटी है जिससे हम बात कर रहे थे, पहले 5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सिस्टम में थी, कम होकर 3 लाख करोड़ हो गई लास्ट जब पॉलिसी आई थी। अभी इस पॉलिसी में बताया जा रहा है कि सिस्टम में लिक्विडिटी जो है 2 लाख करोड़ के करीब रह गई है। इतना तो सिस्टम में नॉर्मल लिक्विडिटी भी रहती है। दैट वे बैंकों की बैलेंस शीट पे बॉन्ड्स यील्ड्स का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी इम्पैक्ट आ चुका है और इवन बॉन्ड यील्ड्स भी जो हैं वो अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 बीपीएस की इंक्रीज होगी, अकॉर्डिंगली उन्होंने पहले ही एडजस्ट कर लिया था। दूसरा, ये जो लिक्विडिटी कम हो रही है, जो एडवांसेस के रेट हैं वो इमीडिएटली बढ़ जाते हैं, लेकिन डिपॉजिट्स के रेट विद ए लैग बढ़ते हैं। विद ए लैग मतलब थोड़ी देर में बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। लेकिन जो सितंबर क्वार्टर है बैंकों का, उसमें अच्छे मार्जिन बैंकों के आने वाले हैं, लेकिन द लैग इज वेरी शॉर्टली गोइंग टू एंड। लिक्विडिटी कम होने की वजह से बैंकों को फर्दर डिपॉजिट्स लेने के लिए अपने डिपॉजिट्स के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए अक्टूबर ऑनवर्ड्स, क्योंकि बिजी सीजन भी शुरू हो जाता है, डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाती है, बैंकों को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स देने की वजह से बैंकों के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो स्टैग्नेंट हो जाएंगे या कई केसेस में कम भी हो सकते हैं। तो जो गुडी गुडी एवरीथिंग बढ़िया बैंकिंग स्टॉक्स के लिए था, इस कारण से वो थमता दिखेगा, रुकता हुआ दिखेगा। जो हमें बताया गया मॉनेटरी पॉलिसी में, क्रेडिट ग्रोथ 16.5% की क्रेडिट ग्रोथ YOY, डिपॉजिट ग्रोथ 9% की डिपॉजिट ग्रोथ YOY,
ये काफ़ी अच्छी फिगर्स हैं। ये हमें सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में, बैंकों के रिजल्ट्स में दिखेंगी। अच्छे रिजल्ट्स आने की पूरी उम्मीद है। इसी वजह से जो बैंक निफ्टी और बैंकों के स्टॉक्स हैं काफ़ी अच्छे चले भी हैं। कल भी हमने देखा 1000 पॉइंट की इंक्रीज बैंक निफ्टी में। दोबारा जो इनका ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का 41,840, उसे जल्दी ही दोबारा टच करेंगे भाई दिवाली, जैसे हमने कहा था ये दोबारा इसको टच कर लेंगे। 15 अक्टूबर के बाद सेफली 15 अक्टूबर तक हम मान के चलेंगे कि मार्केट जो है खास करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। 15 अक्टूबर के बाद बैंकों के रिजल्ट्स आने के बाद अब एक्सपेक्टेशन तो ये है सभी बैंक अच्छे रिजल्ट्स देंगे, इसलिए अच्छे रिजल्ट्स आना एक बाय डिफॉल्ट मान के चलिए। अगर किसी बैंक का अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो वो बैंक का शेयर जो है टूट सकता है। उसके बाद जो स्पीड अभी तक बैंक निफ्टी ने दिखाई है, हमें उस पे एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि अक्टूबर से लेके मार्च तक अच्छी क्रेडिट ग्रोथ होगी, लेकिन डिपॉजिट्स के रेट बढ़ने की वजह से मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। इसकी वजह से जो लीडरशिप बैंक निफ्टी ने दिखाई है अभी तक, हो सकता है बैंक निफ्टी वैसी लीडरशिप अगले 6 महीने तक ना दिखा पाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि थिंग्स विल क्रैश। प्रिजम्पशन अच्छे रिजल्ट्स की, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बैंकों के शेयर ठीक चलेंगे, लेकिन अगर नहीं आए तो पिटाई भी अच्छी तरह से हो सकती है। इसलिए 15 अक्टूबर के बाद बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी में वी हैव टू डील विद ए कॉशन। एक और अनाउंसमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी में की गई, तक जो है बैंकों के जो एक्चुअल लॉसेस होते हैं उनको देख के प्रोविजनिंग की जाती है, या पीरियड वाइज प्रोविजनिंग की जाती है। 1 साल का एनपीए, 3 साल का एनपीए, 5 साल का एनपीए, ऐसे करके उसके ऊपर प्रोविजनिंग की जाती है। अब एक ड्राफ्ट पेपर आरबीआई लाने वाला है जिसमें असेस्ड लोन लॉस जो है उसके बेस के ऊपर हमें हर एक लोन की जो लॉसेस होने वाले हैं एडवांस में असेसमेंट करके उसके ऊपर प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। एक चेंज है जिसकी वजह से हो सकता है बैंकों को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़े, और ये हमेशा होता भी है। जैसे ही बैंकों की बैलेंस शीट स्ट्रांग दिखती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बैंकों को लाने के लिए थोड़ा सा सख्ती करना शुरू कर देता है, और ये उसी सख्ती का एक पार्ट है जो जल्दी ही हम इसको इंप्लीमेंट होता दिखेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बैंकों के एनपीए बढ़ जाएंगे या बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी जो बढ़ जाएगी, ऑपरेशन ठीक रहेंगी। प्रोविजन बढ़ने से कोई बैंक का प्रॉफिट कम नहीं होता है। प्रोविजन इज सिंपली ए प्रोविजन। एक्चुअल में जो लॉस होगा तभी जो है प्रॉफिट एंड लॉस में से उसको निकाला जाता है। प्रोविजन बढ़ने से बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है। एक्चुअल जब तक एनपीए नहीं होता है तब तक हम नहीं कह सकते कि बैंक को लॉस हुआ है। तो प्रोविजनिंग बढ़ना एक अच्छी बात है, बैंकों के अच्छे प्रॉफिट होंगे। प्रोविजन बढ़ा के रहने से हमें फ्यूचर में अगर कोई शॉक्स बैंकों को मिलने वाले हैं एसेट क्वालिटी पे, हम उसको कवर कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म एक नेगेटिव सेंटिमेंटली हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये अच्छा है बैंकों की हेल्थ के लिए, बैंकों की बैलेंस शीट के लिए। आरबीआई गवर्नर द्वारा यह भी कहा गया कि मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो 3rd और 4th क्वार्टर में आती है, रादर 4th क्वार्टर में ही आती है। इसकी वजह से सिस्टम में सफिशिएंट लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगी। लेकिन एट द सेम टाइम बिजी सीजन भी शुरू हो जाता है, डिमांड भी बढ़ जाती है, तो ये बैलेंस बैंकों को करना पड़ेगा। बैंकों की फेवर में जो पहले हमने 2-3 पॉइंट्स बताए थे वो आज भी वैलिड हैं, क्योंकि डिपॉजिट्स के रेट बढ़ेंगे, इसलिए वो बैंक जिनका कासा अच्छा है, हमने कोटक महिंद्रा बैंक का देखा था 60% के करीब कासा है, पीएसयू बैंक्स का 48% के करीब, एसबीआई का 46% के करीब। जिन भी बैंक का कासा अच्छा है उनके जो
नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उन बैंकों पे फोकस करना है। सेकंड, हमने कहा था जिन बैंकों के एनपीए ज्यादा हैं, जैसे पीएनबी था, कैनरा बैंक था, स्टेट बैंक है, उनमें एनपीए की रिकवरी, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी है, एनपीए की रिकवरी होने से वो शेयर्स अच्छे चल सकते हैं। पीएनबी अच्छा चला भी था, स्टेट बैंक भी चला था, करेक्शन के बाद थोड़ा नीचे आया है, हम इसको दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कैनरा बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। अगर हम रिटर्न की बात करें बैंक निफ्टी की, 1 मंथ रिटर्न 2.23% बैंक निफ्टी ने दिया है और 3 मंथ रिटर्न 15.64% का दिया है। 3 मंथ रिटर्न अच्छा है, करेक्शन के बाद रिटर्न थोड़ा कम हुआ 2.23। वी एक्सपेक्ट ये दोबारा बैंक निफ्टी अगले 15-20 दिन के लिए लीड लेगा, उसके बाद बैंकों के रिजल्ट्स के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी आगे चलेगा। लेकिन ऑल दिस इज सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि ब्रॉडर मार्केट रीजनेबली चले, उसमें कुछ हैवी नेगेटिव सरप्राइजेस ना आए। तो ये था हमारा आरबीआई द्वारा अनाउंस्ड मॉनेटरी पॉलिसी पे एनालिसिस, इसका इम्पैक्ट बैंकों के स्टॉक्स पे और हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे। इसमें एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं जो हमने पहले भी कहा था, फॉर द टाइम बीइंग डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट सजेस्टेड नहीं है। मार्च 23 के बाद जैसे ही बॉन्ड यील्ड्स स्टेबलाइज हो जाएंगी, वी कैन अगेन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन द डेट फंड्स फॉर 3 years so that with the indexation benefit हमें अच्छी रिटर्न्स मिल सके। Thank you very much for watching this video. Please understand, share market investment is subject to market risk. Understand the risk and then only invest. Thank you.